हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फेसबुक और यूट्यूब ऑनलाइन के सभी मित्रों को ढेर सारा नमस्कार। हमारी जो क्लासेस चल रही है फेसबुक पर और यूट्यूब पर, जो ऑनलाइन हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हो रहे हैं, उसमें अब तक हम लोग बात कर चुके हैं भारत की संविधान सभा के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं प्रस्तावना के बारे में। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, वैसे तो वो अगर उसका जब आप शीर्षक देखते हैं तो वैसे तो हमको लगता है कि शायद इस विषय का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है या ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, या वहाँ से कोई शायद सवाल नहीं बनता होगा। आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया वाले प्रश्न बनते हैं वहाँ से, और वो विषय है भारत का राज्य क्षेत्र। देखिए, भारत का राज्य क्षेत्र, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का राज्य क्षेत्र जो है उसका उल्लेख भाग 1 में है। पहली बात तो यही है, और आप लोग जानते हैं 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक जो 4 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर रखा है। क्या प्रश्न बनेंगे? वैसे भी हम लोग जब संविधान पर चर्चा करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको कम से कम भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है और अंतिम अनुच्छेद क्या कहता है हमको पता होना चाहिए। भारत के संविधान का पहला भाग, भाग 1, अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। जरा देखें आप लोग, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। यहां से क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। यहां पर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न ये बनता है कि भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए, भारत के संविधान में भारत को भारत और इंडिया दोनों कहा गया है, एक बात। दूसरी बात, भारत के संविधान में भारत और इंडिया दोनों कहां कहा गया है, तो हम लोग इसका जवाब देते हैं अनुच्छेद 1 में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हो रखा है। हमारा जो अनुच्छेद 1 है उसकी शुरुआत ही कुछ इस तरह से होती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का संघ। भारत और इंडिया जो शब्द है वो तो खैर लिख ही रखे। इसके अलावा ये प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान या भारतवर्ष जैसे किसी भी शब्द का वहां पर प्रयोग नहीं हुआ, केवल भारत और इंडिया है। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो यहां से बनता है, और ये प्रश्न वैसे सब इंस्पेक्टर वर्ष 2007 के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत को क्या कहा गया है? भारत संघात्मक है, भारत एकात्मक है, या भारत राज्यों का संघ है? देखिए, संघात्मक हम लोग उसे कहते हैं जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें हो, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा हो। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। इसके ठीक विपरीत, जिन देशों में किसी भी प्रकार की कोई राज्य सरकार नहीं हो, और हम लोग मान के चलते हैं कि जब राज्य सरकारें नहीं होगी तो उनके बीच में विषयों का बंटवारा भी नहीं होगा, ऐसा शासन जहां राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं हो, उस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन क्या यह कहीं लिखा हुआ है वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और भारत के संविधान में ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। भारत के संविधान में भारत को जो कहा गया है वो कहा गया है राज्यों का संघ। अब जरा इस शब्द को देखें, राज्यों का जो संघ है, जो संघ शब्द का प्रयोग कर रखा है अनुच्छेद 1 में, वो कर रखा है यूनियन। अंग्रेजी में इसे यूनियन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है फेडरेशन, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है यूनियन, और इन दोनों शब्दों का हिंदी में मतलब संघ ही होता है। लेकिन आप ध्यान रखें, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स कह रखा है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स नहीं कह रखा है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, यहां पर सीधा प्रश्न बनेगा, अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, चूंकि भारत यूनियन है तो इसका मतलब यह है कि भारत में जितनी भी इकाइयां, भारत में जितने भी जो राज्य हैं जो भारत में मिले हुए हैं, वो सब भारत के भाग है और भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होने का मतलब है कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती है। भारत एक अनश्वर संघ है, यानी जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब ये भी है कि भारत में जो विभिन्न इकाइयां मिली है
वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत समझौता का परिणाम नहीं है, भारत से कोई इकाई अलग नहीं हो सकती, अर्थात भारत एक अनश्वर संघ है। अगर हम लोग अमेरिकी संविधान की भांति यहां पर फेडरेशन शब्द लिख देते तो फेडरेशन का मतलब है समझौता का परिणाम। बहुत सारी इकाइयां आकर मिली हो और एक समझौते के तहत मिली हो, और यदि किसी इकाई को ऐसा लगता है, यदि किसी इकाई को ऐसा लगता है कि उसे अलग हो जाना चाहिए, तो फेडरेशन में आप उस देश से, उस व्यवस्था से, उस केंद्र से आप अलग हो सकते हो। यूनियन में अलग होने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, चूंकि ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है, या फिर भारत के संविधान में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ, मुझे ऐसा लगता है अब जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कह रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपके सामने रखा। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 1, देखिए आपसे कभी कोई प्रश्न पूछता है कि भारत क्या है, आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना, भारत एक देश है। लेकिन भारत देश है वो तो ठीक है, लेकिन भारत का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे भारत का मतलब है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यही कहेंगे ना। 7 संघ शासित प्रदेश है, यही कहने वाले। ये सब लिखा हुआ कहां है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जरा वापस देखिए। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे, ये भी लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। और भारत के राज्य क्षेत्र में वो सारे प्रदेश शामिल होंगे जो अर्जित किए जाने वाले प्रदेश भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत क्या है, तो आप ये कह सकते हैं भारत वह है जो अनुच्छेद 1 में कह रखा है। अनुच्छेद 1 में क्या कह रखा है? अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित कर रखा है, और अनुच्छेद 1 में भारत का जो राज्य क्षेत्र परिभाषित कर रखा है उसका क्या मतलब है? आप जवाब दीजिए। राज्य उसके अंतर्गत शामिल है, आप जवाब दीजिए। संघ शासित प्रदेश उसमें शामिल है, आप जवाब दीजिए। अर्जित किए जाने वाले प्रदेश शामिल है। तो अनुच्छेद 1 में हमेशा ध्यान रखिए भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित किया गया है। अगर आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछ ले कि भारत का राज्य क्षेत्र कहां परिभाषित है, इसका सीधा जवाब दीजिए अनुच्छेद 1। ये तो बात हुई अनुच्छेद 1 के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 में जो भारत है, अनुच्छेद 1 का जो भारत है उसे हम लोग 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, 7 संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं। ये तो अनुच्छेद 1 का भारत है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि ये वाला जो भारत है, इस भारत में यदि कोई बाहर का प्रदेश, पाकिस्तान का कोई प्रांत अगर इसमें मिलाना है, या फिर श्रीलंका का कोई प्रांत इसमें मिलाना है, या कोई नेपाल या भूटान का कोई प्रांत इसमें मिलाना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 2 में। अर्थात अगर आपसे ये पूछे कि अनुच्छेद 2 में किस बात का उल्लेख है, तो आप जवाब दीजिएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कोई बाहरी प्रदेश जो है उसको भारत के राज्य क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाए, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 2 में। और वो प्रक्रिया क्या है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है संसद कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखें अनुच्छेद 3 क्या है। आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 हमने देखा, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि भारत का मतलब है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा हमने अनुच्छेद 1 में देखा। लेकिन बात हम लोग अनुच्छेद 3 की कर रहे हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कर रखा है, अनुच्छेद 3 में क्या बता रखा है? अनुच्छेद 3 में बहुत सारी बातें बता रखी है। उनमें से ये भी है कि ये जो भारत है, इस भारत के अंदर, इस भारत के भीतर आप यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, इस भारत में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं? आप नए राज्य का गठन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 भारत जो वर्तमान में, उस भारत के राज्य क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का
चेंजेस करना है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो उस प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 3 में। और भारत के राज्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? नए राज्य का गठन हो सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है, उस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। एक तो बात है ये। दूसरी बात, वो परिवर्तन होगा कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 3 ये कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी नए राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य की सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो अनुच्छेद 3 ये कहता है संसद में इस संदर्भ में विधेयक लाकर इस प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बात कही है, ये बात अधूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग, हमारे मध्य प्रदेश के मित्र लोग भी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से हैं। तो अगर आप, जैसे समझ लीजिए आप मध्य प्रदेश से, एक जना कह रहा है मैं आसाम से हूं। अगर आप आसाम से हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, अगर आसाम का नाम चेंज करके आप असोम कर रहे हैं, जैसा किया है हमने, मध्य प्रदेश का नाम आप कुछ चेंज करके संयुक्त प्रांत करना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 उस प्रक्रिया का उल्लेख करता है और वो ये कहता है कि संसद में इस संदर्भ में विधेयक लाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसद में इस संदर्भ में बिल लाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से भी इस संदर्भ में राय जरूर लेता है। अर्थात अगर आसाम का नाम चेंज करना है, आप असोम करना चाहते हैं, करिए, संसद में बिल लाइए, लेकिन संसद में बिल लाने से पहले आप आसाम के विधानमंडल से भी पूछ लीजिए उनकी क्या राय है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जो लोग ऑनलाइन मेरे मित्र हैं वो मन में सोच रहे होंगे कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य के विधानमंडल से ये पूछता है कि हम लोग क्या उस राज्य का नाम में परिवर्तन कर दें, तो आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कितनी अवधि में वो राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति को इस संदर्भ में जवाब देगा। तो देखिए, अनुच्छेद 3 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 3 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यह अवधि निर्धारित करेगा। आप 7 दिन में दीजिए, आप 15 दिन में दीजिए, 30 दिन में दीजिए, 6 महीने में जवाब दीजिए, ये सारी अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। संसद में बिल लाए जाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेते हैं। संबंधित राज्य का विधानमंडल राय देता है या नहीं देता है, उस राय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर संबंधित राज्य कहता है कि हमारे उस राज्य का नाम मत परिवर्तित कीजिए, तो भी संसद चाहे तो उस राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। आपके सामने उदाहरण है, आप शायद जानते होंगे 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। हमने तेलंगाना के रूप में एक नया राज्य 1 जून 2014 से देखा है। आपको शायद याद होगा, संसद में इस संदर्भ में विधेयक लाए जाने से पहले आंध्र प्रदेश की विधानसभा में यह प्रस्ताव भेजा गया था राष्ट्रपति के द्वारा, और आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने इस संदर्भ में साफ साफ प्रस्ताव पारित करके कहा कि हमको आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं चाहिए। क्या हमने आंध्र प्रदेश देखा नहीं? आंध्र प्रदेश का विभाजन देखा नहीं? क्या हमको तेलंगाना राज्य नजर नहीं आता? इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय जरूर ली जाती है, राय मानना बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? संसद पर डिपेंड करता है। सीधा प्रश्न आएगा, किसी भी नए राज्य का गठन होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नए राज्य का गठन संसदीय कानून से होता है, ऐसा अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। अब देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की तो बात हो गई कंप्लीट। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 बहुत सारी बातें कहता है, और इनमें से जो एक महत्वपूर्ण बात है वो बड़ी ध्यान से आपको सुननी है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत आप जो भी परिवर्तन करोगे, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत आप जो भी परिवर्तन करोगे, वे परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। वापस ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि ये अनुच्छेद 368 क्या है, और ये जो अनुच्छेद 368 है, यहीं से अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा और अपना टॉपिक हो जाएगा संविधान में संशोधन। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे हिसाब से भारतीय संविधान का सबसे जो कठिन पक्ष है वो भारत का संविधान में संशोधन किस प्रकार से होते हैं वो है। अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 368 में क्या संबंध है वो हम लोग देखना चाहते हैं,
और साथ ही साथ हम लोग देखना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से होते हैं। कुछ मित्र लोग अनुच्छेद 2A के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं सब देख रहा हूं, अभी आपको इसका जवाब देंगे। अनुच्छेद 2A क्या है, सिक्किम के संदर्भ में क्यों जोड़ा गया, सारी बात करेंगे। पहले जरा देखें अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन, जो भी संशोधन किए जाएंगे, वे संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आगे सुने आप। देखिए, पहली बात, भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछ लिया जाए संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो आप हमेशा जवाब दीजिए संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होता है। अगर जैसे मैंने बोला है वैसे अगर पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो सीधा जवाब दीजिए 3 तरीकों से होता है। पहला जो तरीका है वो है सामान्य बहुमत से। पहला जो तरीका है उसका नाम है सामान्य बहुमत। दूसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब है जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये होता है विशेष बहुमत। हमारे संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जाता है। पहला सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये भारतीय संविधान में संशोधन के 3 तरीके। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 3 तरीके कौन से, तो यही ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही पेपर सेटर, एग्जामिनर आपसे यह पूछता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर वो अनुच्छेद 368 शब्द का प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका है विशेष बहुमत और दूसरा तरीका है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के 2 तरीके, एक ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका। यानी सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन तो होते हैं, लेकिन सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधनों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, जरा याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आर्टिकल 4 पढ़ रहे थे। मैंने क्या कहा, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वे परिवर्तन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं आएंगे। और अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीके हैं, और 2 तरीके कौन से, एक तो ये वाला तरीका और दूसरा वाला ये तरीका। यानी इसका मतलब ये हुआ अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो परिवर्तन कौन से बहुमत से हो रहे हैं, सामान्य बहुमत से हो रहे हैं। किसी नए राज्य का गठन कर रहे हैं आप, संविधान में संशोधन हो रहा है, अनुसूची 1 में संशोधन हो रहा है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं आप, तो भी संविधान में संशोधन हो रहा है, लेकिन वो सामान्य बहुमत से संशोधन हो रहा है। उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं हो रही है। और आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत होने वाले संविधान संशोधनों को ही संविधान संशोधन के रूप में काउंट किया जाता है, संविधान संशोधन के रूप में गिना जाता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अलावा यदि किसी अन्य प्रक्रिया से संविधान में संशोधन होता है, उसे संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। नए राज्य का गठन करोगे, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करोगे, किसी बाहरी प्रदेश को अगर हिंदुस्तान में शामिल करोगे, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करोगे, संविधान में संशोधन तो होगा, लेकिन वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होने के कारण इसे संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक तो बात हुई ये। दूसरी बात, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं कि किसी नए राज्य का गठन करने या किसी बाहरी प्रदेश को यदि भारत में शामिल किया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो कुछ मित्र लोग हमारे अभी प्रश्न पूछ रहे थे, फिर सिक्किम के बारे में क्या हुआ, या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, अभी आप लोग पूछ रहे थे अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 2A क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जब भी हम लोग कैपिटल A, B, C, D लिखते हैं,
इसका मतलब है वो मूल संविधान में नहीं था, इसका मतलब है उसको हमने बाद में जोड़ा, एक। और दूसरी बात, जब भी हम लोग कैपिटल A, B, C में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुद अपने आप में एक अनुच्छेद है। तो जैसे ही मैंने लिखा अनुच्छेद 2A, तो आप लोगों ने जैसा अभी थोड़ी देर पहले पूछा, फिर अनुच्छेद 2A क्या है, जबकि मैं ये कहता हूं कि अनुच्छेद 2 ये कहता है कि किसी बाहरी प्रदेश को भारत में कैसे शामिल किया जाए उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करता है, जबकि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती, यानी सामान्य बहुमत से होता है। और सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधनों को हम लोग संविधान संशोधन नहीं कहते हैं। तो विद्यार्थियों का प्रश्न है, आप लोगों का प्रश्न है, फिर ये 2A क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जरा देखें आप लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत का राज्य क्षेत्र, और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वो किस किस को शामिल करता है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वो राज्यों को शामिल करता है, और यूनियन टेरिटोरीज यानी संघ शासित प्रदेश को शामिल करता है, और ऐसे प्रदेश जो एक्वायर किए जाए यानी अर्जित प्रदेश को शामिल करता है। अब मैं बात अचानक 2A की करता करता अनुच्छेद 1 पर क्यों आ गया हूं? आपको शायद याद होगा अनुच्छेद 2A हमारे संविधान में 35वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 35वां संविधान संशोधन, ये इंदिरा गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये 1975 में किया गया था 35वां संविधान संशोधन। और 35वां संविधान संशोधन करके हमने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा। जैसे मैं बोलता हूं कि सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, आपके मन में 50 प्रकार के प्रश्न आते होंगे। आप मुझसे सवाल पूछोगे फिर सिक्किम को शामिल किया गया तो फिर अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 में तो ये लिखा हुआ है कि बाहरी प्रदेश को शामिल करने पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, तो फिर 35वां संविधान संशोधन कैसे हो गया है? इसको स्पष्ट कर देते हैं। अनुच्छेद 2A जोड़कर हमने सिक्किम को भारत का सह राज्य यानी भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया। यानी अनुच्छेद 1 में जो भारत परिभाषित है, अनुच्छेद 1 में जो राज्य क्षेत्र परिभाषित है उसमें लिखा हुआ राज्य होंगे, उसमें लिखा यूनियन टेरिटोरीज यानी संघ शासित प्रदेश होंगे, उसमें लिखा हुआ अर्जित किए हुए प्रदेश होंगे। लेकिन हमने अनुच्छेद 2A जोड़कर एक नई कैटेगरी बनाई राज्यों की, और वो कैटेगरी थी एसोसिएट स्टेट की, सह राज्य की। ये नई कैटेगरी जोड़ने के लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ा, न कि सिक्किम राज्य के गठन करने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया। नए राज्य के गठन करने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने एक नई कैटेगरी बनाई, दैट वाज एसोसिएट स्टेट। सिक्किम के लिए हमने एक नया वर्ग बनाया, दैट वाज सह राज्य। इस वजह से वो संशोधन हुआ, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत हुआ, और हमने जोड़ दिया अनुच्छेद 2A। फिर विद्यार्थी अगला प्रश्न पूछते हैं कि चलो 35 तो ठीक है, पर ये 36वां क्या है? यस, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 जो कि 35वें के द्वारा जोड़ा, इस अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया। सिक्किम को जो एसोसिएट स्टेट हमने बना रखा था, इसका एसोसिएट स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे हमने भारत का राज्य बना दिया। 36वां संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, उस अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए किया गया था। सिक्किम राज्य के गठन के लिए नहीं किया गया था, ये जो एसोसिएट स्टेट जो बनाया उसको समाप्त करने के लिए किया गया था, एक। और दूसरी बात, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे हम लोग चर्चा करेंगे, लगातार मित्र लोग पूछ रहे हैं एसोसिएट स्टेट का क्या मतलब है। एसोसिएट स्टेट देखिए, एक ऐसा स्टेट जिसके आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप ना करें और केवल बाह्य मामले जैसे विदेशी संबंध है, रक्षा है, मुद्रा है, या फिर कम्युनिकेशन से संबंधित अगर हम लोग काम करते हैं तो ऐसे राज्यों को हम लोग एसोसिएट स्टेट कहते हैं। 35वां और 36वें संशोधन के द्वारा हमने अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया, एक। और जब हम लोग आगे आर्टिकल्स जब आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आगे अनुच्छेदों पर जब चर्चा करेंगे, तब आपको ये बताएंगे कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उस विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। और मित्रों, आप लोग शायद जानते होंगे सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा में सदस्य संख्या 32 है। ये कैसे हो गया? ये सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान कैसे हो गया? ये विशेष प्रावधान करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया, न कि सिक्किम राज्य का गठन करने के लिए। तो इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रखें,
नए राज्य का गठन या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या फिर किसी नए प्रदेश को भारत में शामिल करना है, इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं होता है। उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। और याद रखना, जिस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होती है उसे ही हम लोग संविधान संशोधन के रूप में काउंट करते हैं, बाकी वालों को नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने जो सिक्किम के बारे में और अनुच्छेद 2A के बारे में जो प्रश्न पूछा, मैंने इसको क्लियर कर दिया। हम बात कर रहे थे संविधान संशोधन की। अब तक हमने जो बात की है उससे आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 तरीकों से संशोधन किया जाता है। बात एकदम सही है। अनुच्छेद 368 में और क्या लिखा हुआ है? देखिए, हमेशा ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 को टुकड़ों में पढ़ना है। अनुच्छेद 368 में 3 बातें हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तरीकों का उल्लेख करता है और वो तरीके 2 है। ये तो है पहली बात। और वो 2 तरीके कौन से, वो अभी हमने देखे थे। दूसरी बात, अनुच्छेद 368 ये बतलाता है कि हमारे संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो संसद के पास है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकता है कि अनुच्छेद 368 में इनमें से क्या क्या उल्लेखित है। तो पहली बात, संविधान संशोधन की प्रक्रिया या तरीके का उल्लेख है जो कि 2 है। और दूसरी बात, संविधान में संशोधन करने की पावर जो है वो संसद के पास है। इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का एक मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, ये जो बात कही थी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में, इस बात को पलट दिया 6 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य 1973, 24 अप्रैल का डिसीजन है ये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 की व्याख्या करते हुए कहा, संसद मौलिक अधिकार ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और ये पावर अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। तो दूसरी बात अपनी क्लियर हुई कि संविधान में संशोधन करने की पावर जो है संसद के पास है। और ये भी कहां से लिखा हुआ है? ये भी अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। और तीसरी बात आपको याद रखना है, संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देते हैं। आगे हम लोग जब राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे, किसी भी साधारण विधेयक को, जो ऑर्डिनरी बिल होता है, उसे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 368 में यह साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। वहां यह लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। तो तीसरी बात हो गई, राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देना। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अनुच्छेद 368 जो ओरिजिनल आर्टिकल 368 था, उसमें यह बात लिखी हुई नहीं थी। उसमें यह बात लिखी हुई नहीं थी। इसको हमने 24वें संविधान संशोधन, ये इंदिरा जी के समय हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1970 में हुआ। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने संशोधन करके अनुच्छेद 368 में संशोधन करके राष्ट्रपति को बांध दिया था। राष्ट्रपति की लिमिटेशंस, राष्ट्रपति की सीमाएं तय कर दी थी। और 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी होगी। इस बात को भी ध्यान रखें। मित्र लोग पूछ रहे हैं कि मूल अधिकारों में संशोधन संभव है क्या? मैंने कहा मूल अधिकार नहीं, संविधान के किसी भी भाग में हमारी संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब हम लोग संविधान संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय में यह कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, आधारभूत संरचना क्या होती है? देखिए, हमारे संविधान में जो टोटल 395 अनुच्छेद हैं,
एक अनुच्छेद से पहले प्रस्तावना है, फिर 12 अनुसूचियां हैं, फिर बहुत सारे एनक्लोजर हैं, भाग है, इतने सारे बातें हैं। संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बिना हम संविधान की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वो संविधान का मूलभूत ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले मामले में यह कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो आधारभूत संरचना का क्या करेगा, सम्मान करेगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप, यानी आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब देखिए 2-4 बातें और आपको बता देता हूं मैं। जैसे कभी कभी इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पहले किस सदन में रखा जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, उसे दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, विशेष बहुमत से पारित होगा, और अनुच्छेद 368 में यह भी लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक जब दोनों हाउस से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। एक दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन विधेयकों पर कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माना आपने संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा, लोकसभा ने उसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया और वो विधेयक गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने उसे पारित करने से मना कर दिया, तो वह संविधान संशोधन विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। कभी भी कभी भी कभी भी संविधान संशोधन विधेयकों पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। वैसे मेरे हिसाब से आप इस बात को याद रखिएगा कि वो सारे प्रस्ताव, वो सारे विधेयक जिनको पारित करने के लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए, उन सारे विधेयकों पर, उन सारे प्रस्तावों पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। एक तो बात ये ध्यान रखना है आपको। तो संविधान संशोधन विधेयक भी चूंकि विशेष बहुमत से पारित होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाएंगे। एक दूसरी बात जरा थोड़ा और ध्यान से देखें, आपने किसी बिल को लोकसभा में रखा, संविधान संशोधन विधेयक को, लोकसभा ने उस बिल को पारित कर दिया और विधेयक गया राज्यसभा में। मैंने कहा राज्यसभा ने पारित करने से मना कर दिया, वो बिल क्या हो गया, वहीं पर समाप्त हो गया। एक दूसरी बात, आपने विधेयक रखा लोकसभा में, लोकसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया और वो विधेयक गया राज्यसभा में। राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले यदि लोकसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष निश्चित है, वो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया या निर्धारित कार्यकाल से पूर्व यदि लोकसभा भंग हो जाती है, तो लोकसभा से पारित वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वापस सुने, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक रखा, पारित किया, राज्यसभा उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देती, उससे पहले ही यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। उल्टा सुनिए, आपने किसी बिल को राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने उस बिल को पारित कर दिया, संविधान संशोधन विधेयक को, और वो विधेयक गया लोकसभा के पास। लोकसभा यदि उस बिल को, लोकसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है, तो याद रखिएगा वो विधेयक कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों समाप्त नहीं होगा? क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती है तो वो विधेयक वहां से पारित ही माना जाएगा। जो नई लोकसभा आएगी उस लोकसभा में रखा जाएगा वो विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होता है। और जरा सुनिए, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या संविधान संशोधन विधेयकों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो मित्रों, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 99वें संविधान संशोधन को वर्ष 2015 में कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और न केवल कोर्ट में चैलेंज किया गया था, बल्कि आप ये भी जानते हैं हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा का पूरा संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था 99वें संविधान संशोधन को। तो एक बात, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कभी पॉलिटी पढ़ रखा है, कभी आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है, तो आप लोगों को शायद याद होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो कि विधि शब्द को परिभाषित करता है, उस अनुच्छेद 13 में एक धारा है 13(4), और वो 13(4) धारा क्या कहती है ये बता देता हूं मैं आपको। बताने से पहले मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूं, 13(4) नामक जिस धारा पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, जिस धारा पर हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, वो 13(4) नामक धारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, मूल संविधान का भाग नहीं था।
इस धारा को बाद में जोड़ा गया था। और वो भी कब जोड़ा गया था? वो भी इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में 13(4) नामक धारा जोड़ी और जोड़कर ये लिख दिया, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। इसका मतलब है जो विधि शब्द की परिभाषा में आता है उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। चूंकि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा 13(4) में लिखा हुआ है। लेकिन यह संशोधन 24वां संशोधन 1970 में हुआ और मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा 24 अप्रैल 1973 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, A.K. सीकरी की अध्यक्षता वाली उस पीठ ने क्या निर्णय दिया? 7-6 से निर्णय दिया था। और वो निर्णय क्या था? संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करना है, आधारभूत संरचना का सम्मान करना होगा। चूंकि 13(4) यह कहता है कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, आपको, हमको, सबको यह लग सकता है कि शायद संविधान संशोधनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। लेकिन केशवानंद भारती वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चाहे कोई भी विधि हो और वो विधि चाहे संविधान संशोधन भी क्यों ना हो, अगर वो संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगी तो उसे भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 99वें संविधान संशोधन को वर्ष 2015 में जब कोर्ट में चैलेंज किया तो भारत सरकार ने यही तो कहा कि संविधान संशोधन विधेयक विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए 99 को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि आधारभूत संरचना का अगर उल्लंघन करता है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। सरकार ने कहा वो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, यह हम देखेंगे। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं इनको। आपके मन में शायद एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैं बार बार कम से कम 7 बार मैंने बोल रखा है आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? तो देखिए मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं, ऐसी बातें जिन पर हमारा संविधान का ढांचा निर्धारित है, ऐसी बातें जो हमारी संविधान की फिलॉसफी को स्पष्ट करती है, ऐसी बातें जो हमारे संविधान निर्माताओं की मंशाओं को स्पष्ट करती है, ऐसी बातें जिनके बिना हम संविधान की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है। कोर्ट ने कभी भी एकदम डिफाइन करके ये नहीं कहा है कि ये लीजिए आधारभूत संरचना ये होती है। कोर्ट ने कहा जैसे जैसे समय आता रहेगा हम लोग बताते रहेंगे कि आधारभूत संरचना में क्या क्या आता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, साथ ही साथ में हमने देखा कि भारतीय संविधान में किस तरह से संशोधन होता है। लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए अब तक हम लोगों ने संविधान में संशोधन करने के लिए 123 संविधान संशोधन विधेयक रख लिए हैं। अब तक इन 123 में से 101 विधेयक पारित हुए हैं अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए। आप लोगों ने मुझे सुनने का अवसर दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.